आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एलटी एसएसटी के पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रस्तावना और मौलिक अधिकार यानी कि प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से संबंधित है। हमारे पास 3 कथन है, हमें इन 3 कथनों में से ये जानना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन, भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। ये वाला जो कथन है हमारा, ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, लेकिन उस दिन ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, जो कि हमारा स्टेटमेंट 1 कह रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया भाषण था। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 13 दिसंबर संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 की बैठक के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा भी था और अपने भाषण के माध्यम से कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं वो भी उस सभा में संबोधित की थी। तो अपने भाषण के तहत तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। जब भी हम प्रस्तावना में न्याय शब्द की बात करते हैं तो न्याय शब्द जो है हमारा वो रूस की क्रांति से लिया है, या हम कहें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं बल्कि हमारे सोवियत संघ से लिए गए। तो यहाँ पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की बात कही गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो हमें सही कथन की पहचान करनी है। तो हमारा सही कथन इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 और 2 यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है, तीसरा कथन हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, ये प्रश्न है। 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा और 44वें संशोधन द्वारा। तो जब भी हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अब तक का एकमात्र संशोधन हो रखा है, यानी कि एक बार संशोधन हो रखा है। प्रश्न अगर पूछे कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो एक ही बार अब तक संशोधन हुआ है। और वो जो हमारा संशोधन है वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 1976 है। यहाँ पर कभी अगर ईयर पूछे तो इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से एक तो हमारा धर्मनिरपेक्षी है, एक हमारा समाजवादी है और तीसरा जो हमारा शब्द है वो है अखंडता, जिसको हम इंटीग्रिटी भी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उस संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की बंधुत्व, भ्रातृत्व की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, उसको उसी सीक्वेंस में बताना है। तो अगर हम न्याय की बात करें तो हमारे संविधान में 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। यानी कि 3 तरीके का न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 तरीके के न्याय की बात करिए, यानी कि 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अगर हम समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता,
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है, तो ये दो प्रकार की समानता की बात की गई है। और एक तरीके का मतलब सब लोगों में बंधुत्व होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, तो इसकी बात कही गई है। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो है हमारा 3, 5, 2, 1। इस सीक्वेंस में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3, 5, 2, 1। तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ हमें वो शब्द बताना है जो हमारी प्रेम्बल में नहीं आया है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। तो हमारी प्रस्तावना में जो शब्द नहीं आया है वो है संघीय। डी इसका राइट आंसर होगा। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो हमारी संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, जिसमें कहा गया हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस सीक्वेंस में बात कही गई है। तो हमने कहा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ संघीय का हमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिल रहा, और अगर हम पूरी प्रस्तावना की बात करें तो वहां पर भी संघीय शब्द नहीं प्रयोग किया गया। तो ये तीनों तो हमारी प्रस्तावना में हैं, लेकिन संघीय शब्द नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? पूछ रहे कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यानी विचार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र हमारी प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया है स्वतंत्रता में। और अगर हम बात करें तो न्याय में आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो ये डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है बहुत बार। इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लेंगे, जैसे अभी तो हमारा सीधे सीधे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारा उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर सामान्य रूप से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया है, और हमारे पास मूल अधिकार, उद्देशिका और ये सब आंसर ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन होता है उद्देशिका। के.एम. मुंशी ने हमारे उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन जब प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो चाहे वो मौलिक अधिकार कह दे, चाहे अनुच्छेद 32 कह दे, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह दे, ये तीनों ही हमारे एक ही बात है। और इन तीनों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय माना जाता है, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आगे चलकर ये क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो प्रश्न कहा गया है कि वो कौन सा वाद था जिसने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना। तो ये जो वाद था हमारा, ये बेरुबारी वाद था, और ये 1960 में आया था। ये इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, जैसे पहले बेरुबारी वाद की हमने बात करी, और हमने कहा बेरुबारी वाद के तहत संविधान प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन जब हम केशवानंद भारतीय वाद की बात करते हैं, तो केशवानंद भारतीय वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। तो इसका यही पूछ रहा है वो कि किसने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा केशवानंद भारतीयवाद। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हमें ये बताना है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है। आपके सिलेबस में संविधान की विशेषताएं भी एक टॉपिक मेंशन है, तो वहां से पूछा जा सकता है। नंबर 1, संसदात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक सरकार,
प्रेसिडेंट्री गवर्नमेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। यानी कि इस ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, जैसे हमने कहा संसदात्मक सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करी है। तो यहाँ पर इस संसदात्मक सरकार के अंतर्गत या फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर की बात करें तो इसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारा संसद का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि संसद राष्ट्रपति हमारा एक ऐसा पद है जो हमारे संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते भी हमारे संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के भारत में कोई भी बिल कानून का रूप नहीं ले सकता है। तो राष्ट्रपति हमारे संसद का एक अभिन्न हिस्सा है जो कि लोकसभा, राज्यसभा के साथ सम्मिलित है। यानी अंग की बात करें संसद की तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो भारत में अध्यक्षात्मक पूछ रहे हैं कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, यानी कि भारत की जो न्यायपालिका है वो अगर उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें, प्राइमरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवादों को सुलझाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे भारत का, ये हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है, यानी कि हाईकोर्ट के फैसलों से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यानी कि हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन वो जो है हमारी, ये भी हमारी संविधान की विशेषता है। और अगर हम संघात्मक सरकार की बात करें तो संघात्मक सरकार कहने का मतलब है ऐसी सरकार, इस तरीके का प्रावधान जहां पर किसी देश में कई स्तरों पर सरकार पाई जाती है उसको संघात्मक सरकार कहते हैं। तो भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर 2 स्तरों पर सरकार पाई जाती है, केंद्र स्तर पर भी पाई जा रही है और राज्य स्तर पर भी पाई जा रही है। तो संघात्मक व्यवस्था भी है। तो एक जो व्यवस्था जो भारत में नहीं है वो है हमारी अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंट्री सिस्टम, जो भारत में नहीं है लेकिन अमेरिका जैसे देशों में हमें देखने के लिए मिलता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। यही हमारी संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी हमारी सभी संविधान की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत गणतंत्र कैसे है ये बताना है हमें कि कैसे भारत गणतंत्र है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जस्टिफाई करता है कि भारत क्या है, गणतंत्रात्मक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में हम जो चीजें हमारे जैसे समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो ऐसे में हम अपने संविधान में समय के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी चीज संशोधित कर दें और कुछ भी चीज आसानी से हटा दें या फिर कुछ भी चीज उसमें आसानी से इनकॉर्पोरेट कर दें। तो संविधान संशोधन की भी 3 अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसे में हमारा संविधान बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है। तो संविधान की विशेषता है ये। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किस प्रकार का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण ये भी आपके टॉपिक में मेंशन है कि भारत की संघीय व्यवस्था, तो वहीं से ये प्रश्न है। संघीय लक्षण नहीं है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारा नागरिकता है, सी इसका राइट आंसर होगा। संघीय लक्षण नहीं है, यानी कि सिटीजनशिप की जब भी हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप केंद्र सूची का विषय है, केंद्र ही इस पर कानून बनाता है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हम देश की नागरिकता लेते हैं तो ये हमारा जो इकहरी नागरिकता है ये संघीय लक्षण नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी संघीय लक्षण देखिए, केंद्र, संघीय लक्षण कहने का मतलब है ऐसे लक्षण जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन्वॉल्व हो। जैसे केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण है, जबकि हम कहते हैं कि न्यायपालिका केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों को सुलझाने का काम करती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हाईकोर्ट के फैसलों से अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है
तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यह एक संघीय लक्षण हमें दिखता है। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट उस अपील को ले या ना ले, लेकिन अपील हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तो पूर्ण रूप से लिखित संविधान हमारा संघीय लक्षण है, यानी कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इस तरीके से बाकी सब जस्टिफाई हो रहे हैं। लेकिन गहरी नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सूची का विषय है, कानून केंद्र बनाता है, संसद के द्वारा पारित होता है। तो सी हमारा संघीय लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो राज्यों का यूनियन कहा गया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। प्रश्न है कि नए, अगर कभी कोई नया राज्य बनाना हो तो इसकी शक्ति किसके पास है? तो नए राज्यों की शक्ति, नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। तो ए इसका राइट आंसर होता है, यानी कि अनुच्छेद 3 हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि संसद चाहे तो वो किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य का नाम भी परिवर्तित कर सकती है। ऐसा आर्टिकल 3 के तहत संसद को शक्ति दी गई है। तो कभी अगर प्रश्न पूछे कि नए राज्य का गठन किस तरीके से, किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतिम फैसला संसद के द्वारा ही होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां संविधान संशोधन, 68वां, 69वां और 70वां। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, वो भी जब 352 यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो ऐसी परिस्थिति में मौलिक अधिकार वायलेट हो जाते हैं, उनका वायलेशन हो जाता है, वो निलंबित हो जाते हैं। 358 के तहत, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है और 359 के तहत 20-21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि 12 to 35 जो है हमारा, ये हमारा भाग 3 है, संविधान का भाग 3, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। और 12 से 35 तक का जिन अनुच्छेदों का वर्णन है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, वो किस भाग में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है, यानी कि समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, वो कौन से अनुच्छेद है जो हमारे राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं? 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो राइट टू इक्वलिटी के जो हमारे आर्टिकल हैं वो हमारे सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और जब भेदभाव नहीं होगा तो किसकी बात हो रही है? समानता की बात हो रही है, समता की बात हो रही है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फिर 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, जब भारत में सभी लोग समान है तो छुआछूत का अंत। और 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की है कि जब भारत में सब लोग समान है तो किसी को कोई टाइटल अपने नाम के आगे प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। केवल कैसे? सैन्य को छोड़कर, सैन्य टाइटल को छोड़कर, और जो हमारे एजुकेशन से संबंधित होते हैं जैसे पीएचडी होल्डर जो लगाते हैं, डॉक्टर, इनको छोड़कर कोई भी टाइटल अपने नाम के आगे से प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत अंत कर दिया गया है।
तो इसलिए जो समता के अधिकार, यानी कि यहाँ से 14 से लेकर 18 तक का के जो अनुच्छेद है वो किसकी बात करते हैं? समानता की। हम समता भी कह सकते हैं, समानता भी कह सकते हैं, इक्वालिटी भी कह सकते हैं। तो वर्णन 14 से 18 तक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो अवसर की समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 15, 16, 14, 18। तो अवसर की समानता जो हमें मिलती है वो अनुच्छेद 16 के तहत मिलती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत का अंत करता है? तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आर्टिकल 17 वो अनुच्छेद है जो भारत में अस्पृश्यता का अंत करता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है। तो वो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? जैसे इससे पहले हमने चर्चा करी तो हमने कहा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऐसी अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो जब भी हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 सी राइट आंसर होगा। यानी कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब हम बात करते हैं, यानी कि ये जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 भारत में मानव के दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात्श्रम यानी कि इनफोर्स लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करता है, यानी कि हम मानव का व्यापार नहीं कर सकते और किसी से जबरन कोई काम नहीं करा सकते। तो 23 अनुच्छेद तो इसकी व्याख्या है। और अगर 24 की बात करें तो 24 में हमने कहा 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करना भी संविधान के तहत क्या है? प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 24 के तहत प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार में बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा है। तो जब हम 24 की बात करते हैं तो 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करने से रोकता है। तो आर्टिकल 24 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए और 24, तो 24 और 14 को कोरिलेट कर लेंगे। 23 और 24 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों में प्रावधान करते हैं, जिसमें बच्चों वाला जो है 14 वर्ष की से कम आयु के बच्चों वाला, उसकी व्याख्या अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध 23 सही है। कारखानों आदि बालकों में नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 29, शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ये जो है हमारा, ये जो स्टेटमेंट जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा आर्टिकल 30 में मेंशन है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 29 दिया है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 30 है। तो ये आर्टिकल 30 है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये अनुच्छेद 29 दे रखा है, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें मैच कराना है और ये देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 सही सुमेलित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये देखिए अनुच्छेद 29 में ये व्याख्या दे रखी, लेकिन इसकी सही जो अनुच्छेद 29 की जो सही व्याख्या है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, यही हमारा करेक्टली मैच नहीं है, आर्टिकल 31। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है? तो फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है, यानी कि मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो वाद योग है, और अगर मौलिक अधिकार छीने जाएं, कम किए जाएं, तो ऐसे में न्यायालय की शरण ली जा सकती है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की। तो मौलिक अधिकारों को कम करने, छीनने की परिस्थिति में न्यायपालिका में शरण ली जा सकती है, तो ऐसे में इसका संरक्षक न्यायपालिका है, ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो फिर से हमें मैच कराना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी के निरोध के विरुद्ध संरक्षण, प्रेस धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है। अल्पसंख्यकों के वर्ग का हितों का संरक्षण, ये भी सही है, यानी कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 23 तो मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद ये जो हमारा गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है, ये अनुच्छेद 20 की व्याख्या है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 46वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा ये था राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यही पूछ रहा है, वो लोप किया गया। लोप करना मतलब हटाना, डिलीट करना। तो ऐसे में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अब एक लीगल अधिकार की श्रेणी में रखा गया, यानी कि अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, विधिक राइट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को, तो जब भी हम नागरिक की बात करते हैं, तो वो लोग जो जिनके पास किसी देश की नागरिकता होती है वो नागरिक कहलाते हैं उस देश के। और एक होता है व्यक्ति, जैसे अगर हम भारत में रहते हैं और हमारे पास भारत की नागरिकता है, तो हम भारत के नागरिक हैं। और अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है किसी काम के कारण, घूमने के कारण, तो वो किसी दूसरे देश में, जिस देश में उसके पास उस देश की नागरिकता नहीं है, तो उस देश में वो व्यक्ति जितने भी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, तो वहां का नागरिक नहीं है, बल्कि उस देश में वो क्या है, वो व्यक्ति है। तो नागरिक और व्यक्ति में अंतर है। नागरिक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास उस देश की नागरिकता होती है, और व्यक्ति जो बाहर से आते हैं और उनके पास उस देश की नागरिकता नहीं होती है। तो हमारे जो संविधान है और संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार है, उस कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, वो अनुच्छेद है हमारे अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं हमारे जो नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रश्न आया है वो ये आया है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो विधि के समक्ष समानता हमारा आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 और 24। तो यहाँ पर विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो विदेशी नागरिकों को ये आर्टिकल प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30। तो यहाँ 19 जो है हमारा ये आ रहा है, और ये 19 हमारा नागरिकों, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, केवल और केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है। इसमें कहा जाता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि ये हमारी लैंग्वेज है। और अगर हम परमादेश की बात करें तो ये भी रिट है हमारी। परमादेश कहने का मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं,
ये भी करेक्टली मैच है। प्रतिषेध का मतलब है टू बी सेटिस्फाई, तो प्रतिषेध का मतलब टू बी सेटिस्फाई नहीं होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिट करना। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। अधिकार पृच्छा बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, तो ये भी सही सुमेलित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध वाला हमारा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार। तो जब भी बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछे तो हमारे संविधान की आत्मा हो जाती है अनुच्छेद 32, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने हमारे आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यानी कि सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो जब भी हम अस्पृश्यता के निवारण की बात करें तो पूछा जा रहा है कि किस किस के माध्यम से। तो हमने कहा कानून बनाकर अस्पृश्यता के निवारण किया जा सकता है। इस पर कानून बना भी है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी हमारा करेक्ट है। जन जागरण के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा भी हमारा करेक्ट है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नौकरियां हैं ये हो जाएगा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें मैच कराना है। तो केवल हमारा ये नहीं है, हमारा बाकी हमारा सभी हमारे अस्पृश्यता के उन्मूलन का आधार हो सकते हैं। तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। हम भारत के लोगों से जो हमारे संविधान में प्रयोग हुआ है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है, जहां पर कहा गया है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये हमारी प्रस्तावना के शब्द हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय। न्याय की अगर हम बात करें तो हमने कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। लेकिन धार्मिक न्याय की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। तो यही पूछ रहे हैं कि प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय उल्लेखित नहीं है, या संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी कि यूनिवर्सल यूनिफॉर्मिटी कैसे है हमारी प्रस्तावना में, क्योंकि हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर लौकिक सार्वभौमिकता है। तो हम भारत के लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी हम प्रस्तावना की बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप ये है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी कि फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ऐसे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि यह लागू नहीं की जा सकती है। समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार उन चीजों के ऊपर कानून बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना में जो बातें उल्लेखित है उनमें से अगर कोई बात इस समय पर पूरी नहीं हो रही है या नहीं दी जा रही है नागरिकों को, तो उसके लिए कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। केवल मौलिक अधिकार ही हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो वाद योग्य हैं, जो उसके छीने जाने पर, कम किए जाने पर, ना मिलने पर न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। तो प्रस्तावना का विधिक रूप ये है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवी अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है कि भारत में भले ही कितने भी धर्म हो, भारत के नागरिक अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, लेकिन भारत की जो सरकारें होंगी, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत की जो भी सरकारें होंगी उनका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, उनके लिए सभी धर्म समान होंगे और उनका किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव भी नहीं होगा। यही अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का, और भारत की सरकारें धर्मनिरपेक्ष है।
क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित होता है संविधान की प्रस्तावना के तहत, बी के तहत। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आपने समझ लिया है कि भले ही कितने भी प्रकार के धर्म हो, लेकिन सरकारों के लिए, देश की सरकार के लिए, राज्य की सरकारों के लिए सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है 1976 में, और ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके तहत हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो थे हमारे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। तो यहां पूछा गया है कि 1975 में कौन सा शब्द नहीं था। तो 1975 में अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा। बल्कि यहाँ पर तीनों ही समझ लेने होंगे, 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष और अखंडता। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। सारभूत रूप से विधि के सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर है विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया कहने का मतलब है कि जो भी भारत में कानून होगा, जो भी भारत में न्याय की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, कानून सम्मत, विधि सम्मत होगी। और न्यायपालिका अगर कभी उसका समीक्षा करती है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी कि कानून किस तरीके से बना है, और अगर हमारा कानून बनाने की प्रक्रिया या उसमें जो भी कानून जिस तरीके का जो बनाया गया है, अगर वो विधि सम्मत नहीं हुआ, संविधान सम्मत नहीं हुआ, तो उसमें न्यायपालिका ऐसे कानून को खत्म, समाप्त कर सकती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये बताना है कि फंडामेंटल राइट के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सही नहीं है। ये बुनियादी मानव अधिकार है, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है मौलिक अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ये भी सही है। यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय में शरण जाने का अधिकार है, ये भी सही है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए हमारे संविधान संशोधन की आवश्यकता है। जैसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया तो ऐसे में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। गलत है ये स्टेटमेंट, और क्या सही नहीं है यही हमें पहचानना है। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। गलत। केवल मौलिक अधिकार ही एक ऐसी चीज है हमारे संविधान में जो हमको, जो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, जो नहीं मिलने पर, कम किए जाने पर न्यायालय की शरण जाने की हमें अनुमति देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य है, ये भी नहीं है। केवल और केवल मौलिक अधिकार ही पूरे संविधान में वाद योग्य है। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट होगा, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार के संबंध में करना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सही बात है। मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं, जो कि सामान्य कानूनों के संरक्षण से भिन्न है। ठीक है ये भी, क्योंकि वाद योग्य है, बाकी कानूनों के उससे अलग है, क्योंकि नहीं मिलने पर कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। समता के अधिकार के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से विशेषाधिकार तथा अवसरों को उपयोग करने का अधिकार
देता है। हमें बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान पर विभेद को वर्जित करता है, सही है। समता का अधिकार 6 प्रकार की समानता का वर्णन करता है। 6 प्रकार की समता के अधिकार की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार के हमारी 5 प्रकार की समानता का वर्णन करता है। पहली समानता विधि के समक्ष समानता। दूसरी अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो कितनी प्रकार की समानता की बात हुई है? 5 प्रकार की समानता की बात हुई है, जबकि यहाँ पर किया गया है क्या? 6 प्रकार की समानता। तो ये 6 नहीं है, ये 6 रॉन्ग है, यहाँ 5 हमारा सही होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हुआ? समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से विशेषाधिकार तथा अवसरों को उपयोग करने का अधिकार देता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की बात कर दी गई है। ये व्यक्ति गलत है, यहाँ पर होना चाहिए नागरिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमने कहा था कि मौलिक अधिकार कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो हमारे कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर यही लिखा है कि समता का अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से व्यक्तियों को नहीं देता है। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा जो राइट स्टेटमेंट है केवल 2, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्यों का संघ शब्द भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं देता है, सही बात। एक धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, सही। पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो हमारे तीनों ही कथन इसमें सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत एक ऐसा देश है जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी राज्य हमारा देश से अलग नहीं हो सकता, ऐसी अनुमति नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि राज्यों का संघ शब्द भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं देता है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। और ऐसे में अगर कोई अमेरिका में जो 50 राज्य हैं वो अगर कभी देश से अलग होना चाहे तो उनको अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत को यहाँ पर अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा तीनों ही हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, सही है। भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कांग्रेसी नेता श्री राममिल्लू का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हो गया था, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी सॉल्व करे, और एनसीईआरटी बेस्ड भी हमने ओवरऑल हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको भी हमने चर्चा में लाने की कोशिश की है। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो मॉक टेस्ट सीरीज है, कई सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज 20 जून से स्टार्ट होगी, ऐप में स्टार्ट होगी। बाकी हमारा जो ऐप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर भी है। तो आप लोगों को अगर कोई इंक्वायरी पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।